अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है। मैं भी छुट्टी मना रहा हूँ। उम्मीद है आप भी छुट्टी मना रहे होंगे और अच्छी बुरी ख़बरें भी सुन रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और महंगाई हो गई और अ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है और इलेक्शन नहीं होने वाले और इस तरह की बातें शातें जो है ज़्यादा बुरी और कोई एक आधी अच्छी जो है आपकी ज़िंदगी में या आपके दिन में भी आज आई होंगी। तो मेरी उम्र 56 साल हो गई है, बल्कि 57 ईयर्स। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा जो है वो तरक्की की और हमें लगा कि पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर गया है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का मुकाबला करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क बन जाएगा। मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम ज़ियाउल हक जब इसके ज़ियाउल हक के दौर में तरक्की हुई तो बड़ी अच्छी तरक्की हुई और ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस भी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इवन डेरा गाजी खान में भी फैक्ट्रियाँ लगीं, इंडस्ट्रियल जोन बने। एक डीजी खान टेक्सटाइल मिल लगी जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उस ज़माने में डीजी खान के इलाके में। और डीजी खान से लेकर जामपुर तक रोड पे जो है ना इसको इंडस्ट्रियल स्टेट करार दिया गया कि यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी और टैक्स फ्री जोन होगा और इस तरह से। तो एक रिमोट इलाका साउथ पंजाब का अगर वहाँ तरक्की हुई तो बाकी पाकिस्तान में भी डेफिनेटली तरक्की हुई उस दौर में। फिर नवाज़ शरीफ आया तो उसने भी मोटरवे शोटरवे बनाए और तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। लगा बड़ा पाकिस्तान अब निकल गया आगे ना। बेनज़ायर आई तो उसने कराची को बड़ी उसमें डेवलपमेंट की, बड़े ब्रिज व्रिज बनाए। कराची को उसने बेहतर किया क्योंकि बेसिकली उसका ताल्लुक़ कराची से ही था, तो इसलिए उसने कराची को तरक्की देने की कोशिश की। फिर जनाब अली मुशर्रफ भाई आए तो मुशर्रफ भाई ने तो पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया, डैम वैम बनाने शुरू किए, पावर हाउसेस भी बनाए और इंडस्ट्रियाँ भी लगानी शुरू की। तो मुमना आ गई है अभी मेरे साथ, लेकिन ये ये देख रही है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। हाँ ठीक है मुमना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो बेनज़ीर की शहादत हुई, डेथ हुई, तो उस पर जो है वो जो भी तरक्की हुई थी वो सारी उसको ज़ीरो कर दिया गया। ट्रेनें भी जला दी गई, इतनी नई ट्रेनें आई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान वापस पीछे चला गया। फिर जब जरदारी आया तो इसने माहदे किए, ईरान के साथ माहदा, रशिया का विज़िट, चाइना में सी पैक को इसने इनिशिएट किया, तो लगा पाकिस्तान अब तरक्की करेगा, लेकिन नहीं हुई। फिर नवाज शरीफ आया, सी पैक पे प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया जी। इंडस्ट्रियल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शुरू होगी, इंडस्ट्रियल जोन का अनाउंस हो गया, फैसलाबाद में बनेगा, रशिया कई में बनेगा, हदाबाजी में बनेगा, बलूचिस्तान में हब में बनेगा और गवादर में बनेगा। लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। तो मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान कहीं स्टेबल होने लगता है या थोड़ी तरक्की करने लगता है तो कोई ना कोई ऐसी कुव्वत होती है पीछे। इमरान खान का जिक्र मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उसमें कोई तरक्की के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसका जिक्र किया जा सके प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो काफ़ी कुछ हुआ उसमें। तो अब मतलब कोई नेशन तरक्की करना शुरू करती है और कोई नादीदा क़ुव्वतें आती हैं और वो रिवर्स कर देती हैं उसको। फिर एक वाक़या होता है, एक सानिया होता है या एक ट्रेजेडी होती है और मुल्क जो है वापस पीछे चला जाता है। अब आप ख़ुद देखें कि एक 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना उसकी कोई एजुकेशन पॉलिसी है, ना उसकी कोई आईटी की पॉलिसी है, ना एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ना इंपोर्ट पॉलिसी है। मतलब है कि एक शख्स आता है, वो अपनी मर्ज़ी का कानून पास करवा देता है, वो कहता है जी गाड़ियाँ इंपोर्ट करो चाहे जितनी भी महंगी हो। दूसरा आता है वो उस पर बंद कर देता है। एक प्राइम मिनिस्टर आता है, वो कहता है सारी लग्जरी गाड़ियाँ बेच दो, और दूसरा आता है वो कहता है नहीं दोबारा से ख़रीद लो। तो इन हालात में अच्छा ये सारे फैसले जो करके जाते हैं उनका जाता कुछ नहीं है। वो ना वो मतलब वो उसी तरह मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, उनके पास पावर भी है, उनके कनेक्शंस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन नुकसान होता है आपका और मेरा क्योंकि इफ़ेक्ट हमें होता है। महंगाई बढ़ती है, बिजली महंगी होती है,
और हमारे बिजनेसेस जो है उनके लॉसेस होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है या हमारे इर्द गिर्द के लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज भी अगर कहें कि इमरान खान को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बच्चे भी सेट हैं, वो खुद भी बैठा हुआ है। उसको अगर बंदा कोई 2 दिन के लिए जेल जाता है तो उसकी इतनी पब्लिसिटी होती है कि वो मतलब ऐसे बन जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी उसने कोई मतलब मार्का मार ली है। या अगर पिछले मुस्लिम लीग नवाज़ वाले 2 महीने 4 महीने 6 महीने को जेल में रह के आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जेल भी उसके घर जैसी होती है। उसको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, घर वाले आते जाते हैं, घर का खाना मिलता है, जेल के लोग जो होते हैं वो खादम होते हैं उनके, वो जी सही करते हैं और जो उनका हुक्म होता है उसको वो फॉलो करते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए या जब कोई ऐसी उस गवर्नमेंट की तरफ से जिसने उनको जेल में डाला होता है उनकी तरफ से जो प्रेशर आता है तो थोड़ा सा शो करते हैं कि देखें जी हमने इसको छोटे कमरे में बंद किया हुआ है, हम इसको ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली किसी जेलर की में हिम्मत नहीं होती कि किसी पॉलिटिशियन को वो तंग कर सके, क्योंकि उसको पता होता है कि कल को फिर इसने वापस आ जाना है वज़ीर बन के। बल्कि वो उनकी कोशिश होती है कि उससे पीआर बना लिया जाए और जब वो दोबारा उसमें आएगा पावर में तो कोई ना कोई उससे काम निकलवा लिया जाएगा अपने उसका ना। तो इस अब अच्छा एक दूसरे पे डालते हैं। अच्छा कोई कहता है अमेरिका ने हमें तबाह कर दिया, कोई कहता है हमें जी लिसानी जमातों ने तबाह कर दिया, कोई कहता है हमें जी मौलवियों ने तबाह कर दिया, कोई कहता है फ़ौज ने तबाह कर दिया, कोई कहता है सियासतदान ने तबाह कर दिया, कोई कहता है ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दी है। तबाह बेसिकली हमने खुद अपने आप को किया है, कोई किसी को तबाह नहीं कर सकता। आजकल के एंड्रॉयड के दौर में जब इंफॉर्मेशन भी हर शख्स के पास है और पता भी है उसको कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब मैं 1 साल पहले अभी अक्टूबर में गया था दुबई में और 1 साल पहले मैं गया था सऊदी अरब। तो मैंने कंपेयर किया कि जो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास ना तेल है ना गैस है ना बिजली है, ना उसके पास पानी है ना उसके पास ज़मीन है ज़रूरी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सऊदी अरब से 25 साल आगे है। यानी सऊदी अरब में एक वो हाईवे जो मदीना और मक्का के दरमियान है, एक ट्रेन चलती है, बाकी ना वहाँ कोई उस तरह से, या मक्का और मदीना के इर्द गिर्द जो होटल हैं उसके अलावा सऊदी अरब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मल सड़कें हैं, साइडें वही खुश्क पहाड़ हैं, तो इवन कोई प्लांटेशन नहीं है, कोई मतलब है कि लगता नहीं है कि एक जो या उनकी जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो उसके मुकाबले में जब आप दुबई में आते हैं तो आपको लगता है कि आप एक इंटरनेशनल सिटी में आए हैं जहाँ पे ये हर चीज़ आपको नज़र आती है। मतलब डेवलपमेंट, रोड्स, आप 50 किलोमीटर भी अगर दुबई से किसी एक तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक नई हाउसिंग सोसाइटी, एक नया सिटी, एक नया जो है वो प्रोजेक्ट आपको नज़र आता है। और वो प्रोजेक्ट पे उसी उसी क्वालिटी पे काम हो रहा है जिस क्वालिटी में डेरा में या बाकी इलाकों में डेवलपमेंट हुई हुई है। तो एक्चुअली जो कंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो किसी मुल्क को या किसी इलाके को तरक्की दिलवाती है। कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ चूँकि नहीं है और जो शख्स थोड़ा सा भी अपने आप को कुछ करने की कोशिश करता है तो बाकी सारे मिल जाते हैं। मुझे याद है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान एक ज़माने में बड़े अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। जब कोई गवर्नमेंट सेट होने लगती थी तो वो अब कोई ना कोई एक तहरीक बना देते थे, MRD PRD CRD बना के तो उसको उल्टा देते थे। अभी फजल रहमान है इस उसकी मतलब है उस वही वाला रोल प्ले कर रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेट होने लगती है तो उसको किस तरह से उड़ाना है, तो फजल रहमान इसमें। या इमरान खान को लॉन्च कर दिया गया नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट और अब इमरान खान के अगेंस्ट फिर वही पुराने पत्ते जो है वो दोबारा से उनको एक्टिव कर दिया गया। तो हम इस अवाम जो है इसमें फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते कि हमने क्या क्या करना है, हमें किसके साथ खड़ा होना है और कौन हमारे लिए सूटेबल है। बेशक कोई भी हो, चाहे अगर आप समझते हैं कि नहीं जरदारी हमें तरक्की दे सकता है तो हमें जरदारी के साथ हो जाना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि इमरान खान हमारे लिए अच्छा है तो हमें इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम समझते हैं नवाज़ शरीफ
बड़ा विजनरी लीडर है तो हमें मतलब नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाना चाहिए, या हमें कोई मिडिल क्लास की एक नई वो डेवलप करनी चाहिए अपनी क़यादत, जो इस लेवल तक आगे आ सके और मुल्क को लॉन्ग टर्म विजन दे सके, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग कर सके, लॉन्ग टर्म जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, एक लड़का वो FA करके या FSC करके नौकरी पे चला जाता है फ़ौज में, उसके बाद वहीं पढ़ता है, वहीं वो उसको कमीशन मिलता है, फिर वो आगे लेफ्टिनेंट बनता है, मेजर बनता है, कैप्टन बनता है, कहाँ कैप्टन बनता है, मेजर बनता है, कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर आगे तक वो जनरल तक चला जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में उसकी जितनी भी तरक्की होती है वो एक नौकरी पेशा आदमी होता है, और वो एक येस मैन आदमी होता है, जो कि जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ येस करना है हर बात के ऊपर। कोई भी उसको आर्डर मिलेगा, उसने उसके बारे में ना सोचना है, ना समझना है, ना उस पर थिंक टैंक करना है, यस करना है उसने और वो काम उसने करना है। तो एक ऐसा आदमी जिसने अपनी उम्र के 40 साल या 35 साल यस करते गुजारती हो, उसको आप आखिर में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते हैं और पूरी कौम उसको एक किंग के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देती है। तो अपने किसी मुलाजिम को किंग के तौर पर ट्रीट करना छोड़ दें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक 22वें ग्रेड का अफसर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ पाकिस्तान का तनख्वाहदार है, और दैट्स इट। उसका एक टेन्योर है, 3 साल उसे नौकरी करनी है, उसने अपनी आर्मी के मुतल्लिक जो भी उसने फ़ैसले करने हैं वो उस वजारत दिफा के थ्रू उसने करने हैं, बट ही इज़ नॉट द किंग, ही इज़ नॉट द बॉस। और पॉलिटिशियन भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब इमरान खान बार बार उसको कह रहा है जी मुझे हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे यहाँ से निकालो। भाई तो पॉलिटिशियन है, अवाम के साथ हैं, अवाम तेरे साथ हैं, तो अवाम की तरफ देखना, फ़ौज की तरफ क्यों देखता है? और फिर बीच में फ़ौज को फिर गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं, और बाकी भी सारी अपनी हसरत निकालना शुरू कर देते हैं फ़ौज के अगेंस्ट। तो भाई फ़ौज एक इदारा है जो जिसका काम अपने टैंकों को तेल वेल लगा के उसमें डीजल डाल के प्रैक्टिस करना है, अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करना, अपने जवानों को फिट रखना, उनको मतलब फ़ौजी बनाना, उनसे फ़ौज के मुतल्लिक जो है उनकी सलाहियतों को बढ़ाना, ये उनका काम है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद द पीपल, विद द प्रोसेसेस। उनको क्या पता इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, उनको क्या पता इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, उनको क्या पता रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उनको पता क्या पता टैक्स कलेक्शन कैसे होती है। अच्छा, फिर ये सियासतदान उनको आगे लाते हैं, उनको जो है वो मतलब पहले उनको बैकअप करते हैं, उनको आगे लाते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं। ज़िया-उल हक को जमात इस्लामी ने यूज़ किया, परवेज़ मुशर्रफ को मुस्लिम लीग काफ ने यूज़ किया, अयूब खान को भी किसी ने यूज़ किया होगा, आई थिंक भुट्टो ने यूज़ किया। तो ये मतलब है कि पॉलिटिशियन को अवाम की तरफ देखना चाहिए, अवाम के साथ रब्ता करना चाहिए, और अवाम को लीड करना चाहिए, और अवाम को पॉलिटिशियन को लीड वो करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी अवामी चीज़ें हैं, इसमें फ़ौज का कोई रोल नहीं है भाई। फ़ौज को माफ़ कर दो, अपनी टांगों में जान पैदा करो, अपने अंदर जो है वो सलाहियत पैदा करो, अपने अंदर लीडरशिप पैदा करो, अपने अवाम के साथ ऐसा कनेक्शन डेवलप करो। ये मैं पॉलिटिशियंस को कह रहा हूँ, अपने भाइयों को, कि अपनी टांगों में जान पैदा करो कि आप खड़े हो सको, तो किसी जनरल की तरफ, किसी फ़ौजी की तरफ आपको ना देखना पड़े, और उसकी भी हिम्मत ना हो कि वो आपकी तरफ देख सके। थैंक यू सो मच।